इंटरेस्टिंग और शानदार ह्यूज एक्साइटमेंट के साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा आपके सीनियर, आपके मोटिवेटर, आपके ग्रेट ट्रेनर संजय धीमान सर का। वेलकम सर। वेलकम सर, प्लीज वेलकम। रवि जी इतना इज्जत, इतना रिगार्ड, इतना सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय धीमान आज जूम पे जितने भी लोग आए हैं उन सब का वेलकम करता हूँ। जब आपको मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक आम व्यक्ति कहता है जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। आप सहमत हैं इस बात से? यस सर। आज बात पते की है सीरीज 2 सेशन 1। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज इस सेशन को लगाते हुए। इसमें बड़ी पते की बातें बताई जाएंगी और जिस तरह से हमने पहले भी रिकॉर्ड बनाए हैं दोस्तों, रिकॉर्ड बनाना हमारा काम है। नेटवर्क इंडस्ट्री में हर आदमी का कोई ना कोई लेवल होता है। हर आदमी अपने अपने लेवल से पहचाना जाता है। हर व्यक्ति जब अपने बारे में बताता है तो वो कहता है सर मेरा ये लेवल है, मैं इस लेवल पर हूँ। बट मैं पिछले 20 सालों से एक चीज़ देखते आ रहा हूँ कि दोस्त, मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से आता हूँ। इससे पहले जब मैं नेटवर्किंग नहीं करता था, स्कूल के दौरान मैं पिताजी के साथ लोगों के मकान ठीक करता था। तब भी लोगों के घरों का मेंटेनेंस ही करते थे हम लोग। उसके बाद मैंने जंगलात में काम किया, तो वहां पे जहां पौधे कम होते थे वहां पौधे लगाते थे हम। कुछ पौधों को पानी देते थे, तो वहां भी मेंटेनेंस का काम किया। उसके बाद वर्कशॉप का काम स्टार्ट किया, तो वर्कशॉप में लोगों की बिगड़ी हुई गाड़ियां आती थी तो उनको रिपेयर करता था, वहां भी मेंटेनेंस का ही काम मिला। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में भी मुझे मेंटेनेंस का ही काम मिला है। यहाँ भी जब लोगों की पल्स ऊपर नीचे होती है तो संजय धीमान की याद आती है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार आप लोग मेरा चुनाव इसलिए करते हैं। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शुरुआत करते हैं कि मैंने MYL का चुनाव क्यों किया। मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जिन बातों ने मेरा दिल जीत लिया। MYL के अंदर कुछ ऐसे गुण कि जिन्होंने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। उसमें सबसे पहला गुण है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है, टोटल ऑर्गेनिक। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि इंसान की लाइफ जो है वो डे बाय डे कम होती चली जा रही है। उसका कारण ये है कि इंसान 3 चीजों पे निर्भर है। फूड यानी कि खाना, एयर यानी कि वायु, और तीसरा है वाटर यानी कि पानी। और आज की डेट में तीनों ही चीजें अशुद्ध हो चुकी हैं। केमिकल मिक्स हो चुका है इनके अंदर। दोस्तों मैंने एक किताब पढ़ी थी स्वेट मॉडर्न की। उस बंदे ने बहुत अच्छी बात लिखी थी। किताब करीब 15 साल पहले मैंने पढ़ी थी। तो उसने बताया था कि इंसान खाने के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन एक दिन आएगा, आज इंसान ये सोचता है कि खाना खाऊंगा तो जिंदा रहूंगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान खाने को छोड़कर भागेगा, कहेगा कि खाना खाऊंगा तो मर जाऊंगा। यानी कि आने वाली नस्लें टोटल ही न्यूट्रिशन पर डिपेंड हो जाएंगी। शायद आज आपको ये मेरी बात एक मजाक लगती हो। 15 साल पहले जब मैंने किताब पढ़ी थी उसमें मुझे भी ऐसा मजाक लगा था कि ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन आज इस बढ़ती उम्र के साथ साथ मुझे अनुभव मिला है कि ये पॉसिबल है और आने वाले टाइम में ये होगा। तो मैं एक चीज तो वेदी सर को कहना चाहूंगा कि उनका विजन बहुत बढ़िया है कि उन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब लॉन्च किए। तो सबसे बड़ा मेरा डिसीजन MYL में जाने का था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। दूसरा है कि प्रोडक्ट के दाम वाजिब हैं। मतलब एक हिंदुस्तान के मतलब कोई भी कोने में व्यक्ति बैठा है, मिडिल से मिडिल क्लास वाला व्यक्ति भी, कम से कम पैसा कमाने वाला भी हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि मेरा ग्राहक कोने कोने में बैठा हुआ है, यानी कि मेरा रिश्ता कोने कोने तक पहुंचने वाला है, ये मेरी सोच है। तीसरा है कि प्रोडक्ट असरदार हैं, इनका असर है जैसा बताया जाता है वैसे इसके रिजल्ट हैं।
और मैं ये सारे प्रोडक्ट खुद भी इस्तेमाल करता हूं। चौथा है लायबिलिटी शून्य है। एक व्यक्ति ने अगर मुझे मान लीजिए कि 120 रुपया दिया, टूथपेस्ट ली, मैंने उसको टूथपेस्ट दे दी, मेरा और उसका हिसाब क्लियर हो गया। मतलब कि कल को बाजार में मिलता है तो उसको मैं छाती ठोके ऊंचे सिर के साथ आंखों के साथ आंखें मिला सकता हूं। मैंने उसको कागज पे सपने नहीं दिखाए कि तुझे बेंगलोर में जमीन मिलेगी और ऐसी ऐसी जमीन का नक्शा होगा, तू पैसा इन्वेस्ट कर। उसको मैंने प्लॉट दिया, टुकड़ा दिया। और ये सबसे बड़ा कारण था दोस्त, हर व्यक्ति अपनी लायबिलिटी से बाहर जाना चाहता है, हर व्यक्ति एसेट बनाना चाहता है, लेकिन वही बना पाता है जो लायबिलिटी से बाहर निकल पाता है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी एमबाइल की है कि सारे प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं, असरदार हैं और इसमें नेटवर्क के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती। पांचवा सबसे बड़ा कारण था कि ग्राहक का दायरा बहुत बड़ा है। ऐसे नहीं है कि मैं 18 या 20 साल के बंदे को पकड़ूंगा और 40-45 तक मेरा दायरा सीमित हो जाता है। नो, मेरा 5 साल से लेके 95 साल तक का कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, महिला, पुरुष जो भी है वो मेरा कस्टमर है। और आप आइडिया लगाइए कि जिसकी दुकान के बाहर इतने ज्यादा कस्टमर की लाइन लगी हो, दोस्त उसका फ्यूचर कैसे हो सकता है। छठा सबसे बड़ा फायदा था, मैंने जो देखा कि हर प्रोडक्ट का पक्का बिल काटा जाता है। जो चीज ली उसका बिल कटता है। और आज की डेट में अमीर वही है जिसकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है। आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन बैलेंस शीट आपकी 10 लाख की है, मतलब आप 10 लाख के लायक हैं। सरकार की नजर में आप 10 लाख के ही व्यक्ति हैं। सही बात। मोहल्ला आपको बेशक सलूट मारता हो कि तुर्रम खान साहब आगे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड करिए, आज की डेट में आप अगर सीधे चलोगे तो आपके साथ सीधा बर्ताव किया जाएगा, अगर टेढ़े चलोगे तो सरकार छोड़ने वाली नहीं है। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि यहाँ पे कोई झोल झाल नहीं है यार। हर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपने खरीदा उसका पक्का बिल विद जीएसटी आपको मिल गया। सीधे आदमी को सीधे ही चीजें अच्छी लगती है। ठीक है। सातवां भी इसी टैक्स से रिलेटेड है कि जीएसटी और टीडीएस समय समय पर भरे जाते हैं। टैक्स की कोई चोरी नहीं की जाती, सारी ट्रांजैक्शन अकाउंट टू अकाउंट होती है। कंपनी कोई भी कैश पैसा एक्सेप्ट नहीं करती। मैं सही बोल रहा हूं? यही चीज है, ये ताकतें हैं एमबाइएल की। और इन ताकतों ने तो हमारा समझ लो कि मन को मोह लिया। ठीक है। इन 8वां सबसे बड़ा मैंने बेनिफिट देखा कि इनकम के बहुत सारे स्रोत हैं। एक जगह से इनकम नहीं आएगी, बहुत सारे स्रोत हैं। 9 टाइप की इनकम है। डेली पे आउट है, डेली खर्चे हैं, तो डेली इनकम भी है। और यही तो इंसान को चाहिए। ठीक है। 9वां सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ी ताकत मुझे पता क्या लगी कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो रीयूज होते हैं। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। साबुन का जो यूजेबल है वो एक टाइम का नहीं है, सुबह शाम व्यक्ति, अभी गर्मियों के टाइम में तो 3-3 बार नहा रहा है। जब खपत ज्यादा हुई तो डिमांड भी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात। वन टाइम यूजेबल प्रोडक्ट नहीं है, समझिए बात को। जितनी सेल होगी उतना टर्नओवर बढ़ेगा, उसमें एसोसिएट और कंपनी दोनों स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल बार बार होता है। और मैंने एक चीज जिंदगी में सीख ली यार, कि जिस प्रोडक्ट को रीयूज नहीं किया जाता ना, वहां पे एसोसिएट जितनी इनकम चाहता है उतनी वो कभी कमा नहीं पाता। उसकी इनकम बहुत स्लो होती है। और 10वीं सबसे बड़ी ताकत एमबाइएल की ये है, वो है रिटेलिंग। मैंने बताया रीपरचेजिंग। रीपरचेजिंग से क्या होता है, जैसे मैंने बताया टर्नओवर बढ़ता है। टर्नओवर बढ़ता है। देखिए आज की डेट में वही बिजनेस चलता है जिसकी एडवर्टाइजमेंट मार्केट में होती है। आप उसी ब्रांड के शूज खरीदना चाहते हैं जिसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, बड़ा होर्डिंग लगा होता है। जी, सही बात। वही टीवी लगाना चाहते हैं, वही मैट्रेस खरीदना चाहते हैं, वही आप चाय पत्ती खरीदना चाहते हैं, वहीं से आप ग्रोसरी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जिसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। जब हमारा प्रोडक्ट रीयूज होता है, लोगों के पास बार बार जाता है, कोने में जाता है, तो लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने के बाद अपने 4 लोगों को बताते हैं क्या टूथपेस्ट है यार, मजा आ गया है। तो वो क्या कर रहा है, हमारी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। वो हमारी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। और आपको पता है
कि फिल्म में उतना पैसा नहीं है जितना एडवर्टाइजमेंट में है। सही बात है। अगर उतना पैसा होता फिल्म में ज्यादा पैसा होता तो अमिताभ बच्चन को टीवी स्क्रीन के ऊपर झंडू च्यवनप्राश नहीं बेचना पड़ता। यानी कि वो भी जानता है कि जो लोग प्रोडक्ट का रीयूज करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, उससे टर्नओवर बढ़ता है, इससे कंपनी की और हमारे एसोसिएट की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दूसरा एक चीज सीखी 20 साल के तजुर्बे से, नेटवर्किंग वो नहीं है लाखों लोगों का नेटवर्क बनाओ और हजारों कमाओ। यार रियल मायने में नेटवर्किंग है कि हजारों का नेटवर्कर हो और आपकी इनकम लाखों करोड़ों में हो। और ये तभी हो सकता है जब आपका साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति उसकी रीपरचेजिंग करता है, क्योंकि टर्नओवर बढ़ता है, वो भी कमाता है, कंपनी का प्रोडक्ट भी बिकता है, मार्केट में जब प्रोडक्ट जाता है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट बढ़ती है, उसके रिजल्ट बढ़ते हैं और लोग, ये सर्कल चलता रहता है। जिसने भी ये कहा है कि पृथ्वी गोल है, उसने बिल्कुल सही कहा है। पृथ्वी गोल है दोस्त, ऐसे ही चलती है। आज मैंने प्रोडक्ट लिया, यूज करने के बाद उसकी फीलिंग महसूस की, लोगों को बताई, फिर प्रोडक्ट खत्म हुआ, फिर मैंने प्रोडक्ट खरीदा, फिर यूज किया, फीलिंग ली, लोगों को बताई, लोगों को दिया, लोगों ने डिमांड करी, ऐसे ही गोल गोल चलती रहती है ये दुनिया। इसी दायरे में दुनिया घूमती है दोस्तों। ये कुछ क्वालिटियां और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बात पते की सीरीज जो हमने लॉन्च की थी तो वो इसलिए की थी कि कम समय के अंदर हम बहुत कुछ लोगों को बता पाएं और लोगों तक पहुंच पाएं, क्योंकि टीम बड़ी है। हर कोई चाहता है कि प्रमोद वहां आए, हर कोई चाहता है रविंदर जी टीम में आए, राहुल जी टीम में आए, संजय धीमान टीम में आए, अभिनीत टीम में आए, हर कोई चाहता है पंकज गौरव टीम में आए, कन्हैया जी टीम में आए, बंटी नंदन सिंह टीम में आए, फील्ड में आए, लेकिन दोस्त वहां हर कोई बंदा पहुंच नहीं पाता। तो लोगों तक पहुंचने के लिए कि कनेक्शन बना रहे, मैंने बताया ना, कनेक्शन बना रहे, वो बात नहीं है कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। यहां ये सीरीज इसलिए लॉन्च की गई थी कि मिलते रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। तो इसके लिए ही हमने इस सीरीज को लॉन्च किया था। तो शॉर्ट टाइम में, जैसे मैंने बताया कि एमवाईएल के और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हर चीज रिव्यू बहुत बढ़िया है। पर मैं जो बता रहा हूं कि जिन खूबियों ने मुझे अट्रैक्ट किया, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। अभी आगे चलते हैं कि जब ये सब कुछ बता दिया तो दोस्तों एक चीज अंडरस्टैंड करिए, इतनी सारी खूबियां हैं, कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, अपलाइन अच्छी है, कंपनी की सर्विस अच्छी है, कंपनी का पे आउट टाइम टू आ जाता है, टाइम टू टाइम आ जाता है, हर चीज अच्छी है। उसके बाद हम इसमें से अर्निंग कैसे करेंगे? क्योंकि बात तो सिर्फ यहां पे आके खत्म होती है ना, मिलेगा क्या, यही कहते हैं ना लोग, मिलेगा क्या। दोस्तों एक चीज अंडरस्टैंड करिए, जैसे मैंने बताया कि कंपनी के इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं और इसका इतना फायदा है, कोई भी काम करते समय ना बंदे के दिमाग में बहुत सारी शंकाएं आती हैं। कई बार लोग, सर ये वाली नहीं, वो वाला, ये प्रोडक्ट नहीं, वो प्रोडक्ट, कंपैरिजन करने लग जाते हैं। इस कश्मकश की दुनिया से बाहर निकलिए। हर बंदे के दिमाग में सवाल पैदा होते हैं, लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड करिए, अपने अंदर की आवाज को सुनिए। गॉड इज प्रेजेंट इनसाइड यू। हर इंसान के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, वो एनर्जी के रूप में बैठा हुआ है। जब आपकी एनर्जी क्षीण होने लगे, कई बार नहीं, आदमी जब मरने लगता है तो तड़फने लगता है, कहता मेरे हाथ पैर टूट रहे हैं, मतलब परमात्मा जो है वो एनर्जी के रूप में जो अंदर बैठा था वो बाहर निकल रहा है। अपने अंदर की आवाज को सुनिए। कोई भी काम करते समय 2 सवाल अपने आप से कीजिए कि जो मैं कर रहा हूं ये सही है या गलत। अगर आपको जवाब आता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो दोस्त किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसको करेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि ये सही है, तो सोचो कि यही काम अगर मेरे बच्चे करें, मेरी टीम करे, मेरा फायदा है कि नुकसान। अगर आपको लगता है कि मेरा फायदा है, तो दोस्त किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी पूछ की है, कहते ना खुलेआम मत दिखाया करो अपने जख्म लोगों को। लोग हाथ में मरहम की बजाय नमक लेके घूमते हैं। बात पते की है ना, बात पते की है ना। तो
देखो, अगर जब मुझे पता है कि मेरे बच्चों की फीस मुझे भरनी है, मैं जब खाना खाऊंगा तो मेरी भूख शांत होगी, मेरा लाइट बिल मुझे भरना है, तो लोगों से सलाह लेना या लोगों को बताना, लोगों से पूछने का कोई फायदा है? देखो, एक चीज अंडरस्टैंड करो, आज तक जो भी अमीर व्यक्ति बना है या बड़ा आदमी कौन होता है? जो पूछ पूछ करता है या जो लोगों को सलाह देता है? जो सलाह देता है। तो आप सलाहकार बनिए लोगों के, समझ गए ना बात? सलाहकार बनिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर रेडी फ्रॉम योर इनसाइड। हर कुछ संभव है अगर आप अंदर से तैयार हैं तो। ये मायने नहीं रखता कि लोग क्या कहते हैं, मायने ये रखता है कि मेरी अंतरात्मा क्या बोलती है। सचिन तेंदुलकर जिस टाइम क्रिकेट के मैदान में पहली बार हाथ में बल्ला लेके गया था, तो लोगों ने उसको तख्तियां दिखाई थी और उसके ऊपर लिखा था कि सचिन, तुम्हारी उम्र क्रिकेट खेलने की नहीं है, तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, तख्ती लो और स्कूल में जाओ। सचिन तेंदुलकर अकेला था और भीड़ उसके अगेंस्ट थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम जबान से बोलते हो, मेरा हुनर बोलेगा। उसने दिल पे हाथ रखा, उसने बोला मैं खेलेगा। और दोस्तों, उसने अंदर की आवाज सुनी। अगर लोगों की बातों में आ गया होता तो दोस्त आज उसको भारत रत्न का पुरस्कार नहीं मिलता। अंदर की आवाज को सुनिए। अंदर की आवाज क्या होती है? आज से करीब 20 वर्ष पहले मेरी धर्मपत्नी, मेरी वाइफ को टीबी की बीमारी हो गई। मैं उसको हिमाचल लेके गया, मैंने उसको घर पे छोड़ दिया। मैंने कहा इसको किसी लोकल डॉक्टर से वहां दिखा देना। मैं यहाँ पे आ गया, वर्कशॉप चलाता था तो मुझे वो भी हैंडल करनी थी। तो मेरे पिताजी मेरी वाइफ को लेके एक दिन हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर उनको कुछ परहेज करने के लिए बता रहा है। डॉक्टर उनसे कह रहा है कि देखो, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप खाना चूल्हे पे बनाते हो तो वहां का धुआं आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टीबी जो है ना वो फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़े खराब कर देती है और धुआं फेफड़े पे जाम हो जाता है, इसलिए उससे थोड़ा बचना। दूसरा कि जो भी व्यक्ति स्मोकिंग करता हो उससे दूर रहना, क्योंकि वो जो धुआं छोड़ेगा वो धुआं वातावरण से मिलके अगर आपके अंदर चला गया तो वो धुआं भी आपको खराब कर सकता है। मेरे पिताजी वहीं बैठे थे, कई सालों से वो बीड़ी पीते थे, हुक्का पीते थे, जेब में बीड़ी का बंडल रखा हुआ था। जैसे ही डॉक्टर ने सुना कि ये धुआं तेरे लिए हानिकारक हो सकता है, तो मेरे पिताजी ने फैसला लिया कि मेरी खुशी वही है जो मेरे बच्चों की खुशी है, मैं वही काम करूंगा जिससे मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। दोस्त, उन्होंने बीड़ी का बंडल जेब में उसी टाइम चर्र मर करके मरोड़ के रख दिया, तोड़ दिया। कसम खा ली कि आज के बाद ये धुएं वाली आइटम को छूऊंगा नहीं, जैसे बीड़ी और हुक्का, इसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और दोस्त, आज 20 वर्ष से ज्यादा टाइम हो गया, पिताजी ने बीड़ी की तरफ देखा तक नहीं। यानी कि 30 सालों की जो लगी हुई आदत थी जिसके बिना वो रह तक नहीं सकते थे, आधी रात को उठ के भी वो बीड़ी पी लेते थे, सिगरेट पी लेते थे, एक झटके में छोड़ दिया, क्योंकि ये फैसला उन्होंने अंदर से लिया था। जिस दिन आप भी कोई काम को करने का फैसला अंदर से लेते हो दोस्त, उस दिन बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। आइदर यू कैन मेक मनी, आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेस, यू कांट मेक बोथ एट ए टाइम। आप या तो पैसा बना सकते हैं या तो बहाने बना सकते हैं, दोनों चीजें आप एक साथ में नहीं बना सकते। yes, पैसा और बहाना, इनका जो तालमेल पता कैसा है? एक तरफ दूध है और एक तरफ नींबू है, अगर इनका मिलाप हुआ तो फट जाएंगे, बहाना नहीं चलता। अंडरस्टैंड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। हमें समझने की जरूरत है, हम इतने कोई नादान नहीं है यार। आज हम जवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। हमें यह सोचना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, हैं? आज की डेट में हर बंदा, मैंने देखा लोग अपनी कार्य क्षमता को भूल चुके हैं, उड़ना भूल चुके हैं लोग। आजकल सबसे ज्यादा परचेजिंग बहानों की हो रही है, कमियों की परचेजिंग होती है, असंभावनाओं की, शिकायतों की परचेजिंग होती है, कमजोरियों की परचेजिंग होती है, हैं? उन्हीं की परचेजिंग में लगा हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट की रिपरचेजिंग के समय प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा होता है? आप बहाने इकट्ठे करेंगे तो बहानों का बंडल बड़ा हो जाएगा,
आप प्रोडक्ट लेके आइए जो आपको बेनिफिट देते हैं, जहां जिंदगी छुपी हुई है, जहां पे आपका सपना उसके अंदर छुपा हुआ है। मैं जब वर्कशॉप में काम करता था तो उस टाइम जो भी हम प्रोडक्ट लेते थे तो उस प्रोडक्ट के अंदर एक कूपन होता था, उसको स्क्रैच करना होता था तो उसके अंदर कुछ इनाम मिलता था। दोस्त, आप जब अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो वो उसी के अंदर ही आपका इंसेंटिव छुपा हुआ है, उसको तलाशने की कोशिश करिए। प्रोडक्ट की रीपरचेजिंग करेंगे तो हम करोड़पति बनेंगे, बाकी सब कूड़ा है। इसके अलावा दुनिया भूल जाओ। बहाना जो है पीलिए के रोग जैसा है। अगर पीलिए का इलाज टाइम पर ना किया जाए दोस्त तो इंसान की मौत हो जाती है। दो में से कोई एक चीज बड़ी होगी, या तो बहाना बड़ा होगा या तो इनकम बड़ी होगी। तो ये हर कामयाब व्यक्ति से पूछिए उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि अगर आपको जिंदगी में ऊपर उठना है, लोग कहते हैं कि कामयाबी का एक ही फंडा है कि छोटे व्यक्ति के सिर पे कदम रखो, अगर ऊपर उठना है तो आगे बढ़ जाओ। लेकिन नेटवर्कर की सोच के हिसाब से, मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से कहता हूं कि अगर आपको ऊंचाई उठना है तो बहानों के सिर पे पैर रखो और अपनी बुलंदियों को छू। पैर ही रखना है तो उनके ऊपर रखो ना। अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करिए कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कितना कर सकता हूं यार। हैं? हर आदमी को इतना पता है कि मेरी कितनी रोटियां खाने से भूख शांत होती है, मैं रोज का कितना जीबी डेटा यूज करता हूं, मैं कितनी नींद लूंगा तो मेरी नींद पूरी हो जाएगी, मुझे रोज का कितना पानी चाहिए उसकी कैपेसिटी पता है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मैं कितना काम करूंगा तो मेरे सपने पूरे होंगे। इसका भी पता लगाना पड़ेगा। जब तक ये पता नहीं लगाएंगे तब तक कामयाबी का पता हमें नहीं मिलेगा। फिर पत्ता पत्ता घूमोगे तो भी कामयाबी नहीं मिलेगी। समझ गए ना? कहते ना, फिर उस आदमी की तरह बोलोगे कि डाली डाली सारी दुनिया घूम डाली, जिस डाली पर हमने नजर डाली वो माली ने काट डाली। भगवान ने हमको एक पीस बनाकर भेजा है। मास्टर पीस बनने का जिम्मा हमारे ऊपर है। जहां तकदीर काम नहीं करती दोस्त, वहां तदवीर इंसान को अमीर बनाती है। अगर आपकी तकदीर में दौलत नहीं लिखी है, भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं। आपको तकदीर से नहीं मिल रहा है ना, तदवीर से ले लो। मास्टर पीस बनना है हमको। भगवान ने एक पीस बना के भेजा है। एक देखिए, एक लोहे का टुकड़ा होता है इतना सा। आज मार्केट में 40-50 रुपए किलो लोहा बिक रहा है, 70 रुपए का भी कह सकते हैं। एक आधा किलो का टुकड़ा, अगर उस लोहे के पीस को आप एक कबाड़ी के पास लेके जाओगे ना तो वो आपको उसके 25 से 30 रुपया देगा, क्योंकि कबाड़ में ले रहा हो। लेकिन जब इंसान का पोटेंशियल उसके साथ लगता है, उसका ज्ञान उसके साथ लगता है, उसके विचार उसके साथ जुड़ते हैं, तो दोस्त उसी लोहे के आधा किलो पीस की अगर कीलें बना दी जाएं तो जो 20, 25, 30 रुपए का टुकड़ा था वही अब 500-600 रुपए की किल्ला हो गई। क्योंकि उसमें क्या डाला गया? अपना पोटेंशियल डाला गया। यही है कि पीस है हम, मास्टर पीस बनना है। ठीक है? जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर बनना दोस्तों। लोग वक्त के साथ साथ हालात नहीं पूछते और बल्कि औकात पूछते हैं कि तू है क्या चीज। 100% सही। ठीक है ना? सब कुछ हमारे अंदर छुपा है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। भगवान ने वो हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर, चाहे वो एमपी का हो, पंजाब का हो, J&K का हो, राजस्थान का हो, हिमाचल का हो, गुजरात का हो, बिहार का हो, कर्नाटक का हो, बेंगलोर का हो, महाराष्ट्र का हो, आउट ऑफ इंडिया हो, हर व्यक्ति, मेल फीमेल, हर व्यक्ति के अंदर जितना उसके लिए मटेरियल चाहिए वो भगवान ने पहले से डाल के भेजा है। लेकिन हम ही ऐसे हैं कि इन दो आंखों से कभी अपने भीतर जाते ही नहीं है। अगर तरना है तो भीतर जाना पड़ेगा, तो ही हम तरेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, एक संत हुए भीखा संत। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भीखा भूखा को नहीं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरे खोल ना जानसी, ताते भय कंगाल। भीखा भूखा को नहीं। भीखा ने कहा कि ये भीखा, भगवान ये कहते हैं कि भूखा को नहीं, संसार में भगवान ने सबको दिया है। सबकी गठरी में हीरे मोती जवाहरात पोटेंशियल डाल के भेजा है भगवान ने।
लेकिन गिरह खोल ना जानसी ताते भय कंगाल। कहता अपने गिरह बान में कभी झांक के देखता ही नहीं है वो, इसलिए वो कंगाल है। मेरे पिताजी हमको एक बात बताते थे, कहते थे अगर घर में चोर आ जाए ना तो चाबियां नहीं छुपाने की, चाबियां चोर के तकिए के नीचे रख दो, वो पूरे घर का चक्कर मार लेगा, सब जगह देख लेगा, सिर्फ अपने तकिए के नीचे नहीं देखेगा। तो दोस्त इस बात से मैं सोचता था कि ये एक मजाक की बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि पिताजी ने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया कि इंसान दुनिया देख लेता है लेकिन अपने अंदर झांक के कभी नहीं देखता। ठीक है ना। पोटेंशियल क्या होता है यार, देखो मेरे को ना एक जोक याद आ गया कि एक बार क्या होता है कि सड़क के किनारे ना एक लड़की खड़ी होती है, जवान लड़की, वो चक्कर खा के ना धूप में गिर जाती है। इतने में एक बुजुर्ग उसके पास आता है, तो जोर से चिल्लाता है, कहता है कोई नींबू सोडा लाओ रे। तो रवि बिलावे जैसा एकदम यंग ले यार भला करना पड़ेगा, वो गया फटाफट और 50 रुपए का नींबू सोडा लेके आया, और वो अंकल ने फटाफट गिलास गट 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 करके पी गया। फिर पता क्या बोला कि ऐसे हादसे देखकर ना मेरा जी बहुत घबराता है। ये होता है पोटेंशियल दोस्तों। अपने समय का सही इस्तेमाल करना ही बिजनेसमैन की सबसे पहली सफलता है। अंडरस्टैंड कर लो मेरी बात को। अगर आप अपने समय का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं गारंटी देता हूं, अभी करोड़ रुपया दे दूं दोस्तों, जितनी अकल है जितना ज्ञान है उतना ही रहेगा 2-4 महीने में, उसके बाद सब गायब हो जाएगा। पैसे के पीछे मत भागो, जिस अक्ल ने पैसा बनाया, जिस अक्ल से नोट बने, उस अक्ल के पीछे भागो। 3 इडियट मूवी में क्या बोला था उसने, काबिलियत के पीछे भाग, सफलता तेरे पीछे ऐसे भाग के आएगी जैसे गाय के पीछे बच्चा, औरत के पीछे उसका बच्चा घूमते हुए आता है। अपने समय का सही इस्तेमाल करो। आप अपना समय जहां पे लगाओगे वहीं से कुछ ना कुछ आएगा। इंस्टाग्राम पे लगाओगे तो कमेंट आएंगे, फेसबुक पे लगाओगे तो कमेंट आएगा, व्हाट्सएप पे लगाओगे तो कमेंट आएगा, लेकिन प्लान दिखाने में लगाओगे तो पेमेंट आएगा। करना क्या है वो आप डिसाइड करो, करना क्या है वो डिसाइड करो। मुझे लगता है ये बात पते की है ना, पते की है ना। यही बात पते की है कि मुद्दे वाली बात हो गई, देखिए एक्ट लाइक बिजनेस ओनर, डोंट एक्ट लाइक एन एम्प्लॉय। बेदी सर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है जिसने दिल में घर कर लिया यार। कहते कि आई एम नॉट एमडी यार, वी ऑल आर एमडी। ये सिर्फ बेदी की साहब की कंपनी नहीं है, कहता ये प्रमोद की कंपनी है, ये रवि की कंपनी है, ये अंजू की कंपनी है, आशीष की कंपनी है, पीयूष की कंपनी है, विनाश की कंपनी है, सरफराज की कंपनी है, पंकज की कंपनी है, राहुल की कंपनी है, अभय की कंपनी है, वंटी की कंपनी है, कन्हैया की कंपनी है, ये आशीष की कंपनी है, अविनीत की कंपनी है, रविंद्र की कंपनी है, सुनील रजक की कंपनी है, मनोज की कंपनी है, सचिन की कंपनी है। मतलब हर बंदे को उन्होंने एमडी बना दिया। सोचो यार, कहां नेटवर्कर बनने की सोच रहे थे, डायरेक्टर, आपको डायरेक्टर बना दिया। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। आपने अभी एक मूवी देखी जो बहुत फेमस हुई, कौन सी, KGF 2। उस व्यक्ति के पास जिसका नाम रॉकी था, जिसको बाद में लोगों ने अपना सुल्तान बना लिया, उस व्यक्ति के पास सोना था, सोना, लेकिन सोना था लेकिन जिंदगी में वो सोया नहीं। उसके पास इतनी दौलत थी कि पूरी दुनिया को, पूरे देश को चला सकता था वो। आपने मूवी देखी होगी जो मूवी के अंदर बताया गया है। लेकिन एक भी दिन वो बंदा अपने काम पर से अब्सेंट नहीं रहा। उसको टाइम टू टाइम इतना ध्यान रहता था कि कब इनको खाना देना है। 20,000 मजदूर उसके पास काम करते थे, उसके पास अच्छे अच्छे मैनेजर थे, अच्छी अच्छी फैसिलिटी थी, उसके बावजूद भी वो बंदा फील्ड में रहता था। मुझे लगता है शायद यही उसका एक हुनर जो था वो उसको अमीर बना गया। समझ रहे ना। क्योंकि याद रखिए, आपको मोमेंटम बनाए रखना होगा। एक कार है, कई बार आपने सोचा कि आदमी कार से टकराया और मर गया। दोस्तों, कार से टकराने से थोड़ा आदमी मरता है, आदमी रफ्तार से टकराने के साथ मरता है।
कार तो बाहर खड़ी होगी, अभी थोड़ी देर के बाद जाना अपना सिर मारना, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोड के बीच खड़े हो गए, सिर मारने की जरूरत नहीं है, रफ्तार आएगी ना, वो रफ्तार से टकराओगे और मर जाओगे। मोमेंटम बना के रखना होगा। मोमेंटम इज द नेम ऑफ द गेम। जिस तार में करंट नहीं होता, लोग उस तार पर अपने कपड़े सुखाया करते हैं, और जिस इंसान में मुश्किलों से लड़ने का जज्बा नहीं होता, लोग उसका मजाक उड़ाया करते हैं। ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि सोचते हो कि सिर्फ ज्वाइन करने से आदमी अमीर बन जाएगा, तो लाओ, ज्वाइन करना ही है ना। मैं दाता की भी एंट्री डालता हूं, परदाता की, पूरे मोहल्ले की डाल देता हूं। ज्वाइन करने से आदमी, हाँ मैं वही कह रहा हूं कि ज्वाइन करने से आदमी अमीर नहीं बनता। सिर्फ ज्वाइन करने से, बिजनेस ज्वाइन करने से काम नहीं चलता, काम करने से चलता है। तमंचा रखने वाला हर बंदा शार्प शूटर नहीं होता। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बंदा सोचता है मैं जुड़ गया, अब तो मैं शार्प शूटर बन गया, अब तो मैं तूफान खड़ा कर दूंगा। कुछ नहीं हो, आपको करना पड़ेगा। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। बाकी रही कंप्लेंट की बात, तो कंप्लेंट का दोस्त दौर जो है वो पहले से ही चलता आया है। दुनिया में सबसे पहली की जाने वाली कंप्लेंट कौन सी? वो यशुमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। और इसका सलूशन माता ने दिया। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। कंप्लेंट तो दोस्तों पहले से ही होती आई। जब भगवान कर सकता है तो इंसान करेंगे। जब सामने वाला कंप्लेंट कर रहा है तो सोचना यही मेरा काना है, और आपको यशोदा के रूप में उसका जवाब देना पड़ेगा। जितनी आसानी से पत्थर मिलते हैं ना दोस्त, उतनी आसानी से हीरे नहीं मिलते। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। दो तरह के लोग होते हैं। एक कहते हैं छोड़ यार, बहुत हो गया यार, थक गया, मतलब वो गिव अप है। KGF 2 का जो मालिक था रॉकी, टनों के हिसाब से सोना निकालता था, उसने कभी नहीं बोला बहुत हो गया छोड़ यार क्या करना है। नहीं, उसको अपने धंधे से प्यार था। ठीक है ना। बिजनेस की दुनिया ऐसी दुनिया है दोस्त, जहां पर उम्र से कुछ नहीं नापा जाता। यहां आत्माएं परखी जाती हैं, यहां दिल तोले जाते हैं, दिल हृदय तोले जाते हैं कि आदमी के अंदर दम कितना है। अगर संसार में उपलब्धियां हासिल करनी है दोस्तों, उपलब्धियां ऐसे हासिल नहीं हो जाती। उसके लिए बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं। यहां देव से महादेव बनना इतना आसान नहीं है, बिच पीना पड़ता है। राम से श्री राम बनना है तो जंगल जंगल भटकना पड़ता है। नर से नारायण बनना है तो पर्वत उंगली पे उठाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, क्योंकि यहाँ आसानी से कुछ नहीं मिलता। अगर आसानी से कुछ मिलता होता तो देव को महादेव मतलब ऐसे ही बना देते। फिर उसके बीच में जो विष दिया वो क्यों दिया था? प्रभु राम जी वाला एग्जांपल सर सर्वोपरि है। मैं वो कह रहा हूं ना कि यहाँ पर देव से महादेव बनने के लिए विष पीना पड़ता है। नर से नारायण बनने के लिए पर्वत उंगली पर उठाना पड़ता है। राम से श्री राम बनने के लिए बन बन भटकना पड़ता है। बानर से बजरंगबली बनने के लिए समुद्र लांघना पड़ता है यार। और कृष्ण जैसे महारथी को, कृष्ण जैसे भगवान को अपना सारथी बनाने के लिए अर्जुन जैसे निशाना साधना पड़ता है। यहां आसानी से कुछ नहीं मिलता। मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक बार पता क्या होता है, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं ना, आप देखते हैं कि जब हम जूता खरीदने जाते हैं तो हम बंदे को कहते हैं जल्दी फट तो नहीं जाएगा, ब्रांडेड है ना, यही बोलते हैं ना। कपड़ा यार ब्रांडेड चाहिए, चश्मा ब्रांडेड चाहिए, हैं, टाई ब्रांडेड चाहिए, हर चीज हमको ब्रांडेड चाहिए। दोस्तों क्या हम ब्रांडेड हैं? ब्रांड ऐसे नहीं बनता, उसके लिए बहुत बैंड बजती है तब जाके ब्रांड बनता है। एक बार पता क्या होता है, बुल्ले शाह जो सूफी संत हुए, उन्होंने काफी शायरियां लिखी, काफी किस्से लिखे।
एक नई नवेली दुल्हन, पहले के टाइम में क्या होता था, पानी भरने के लिए कुएं पे जाना पड़ता था। तो नई नवेली दुल्हन आप देख सकते हैं कि उसने कितना हार श्रृंगार किया होगा, हाथ में चूड़ा पहना हुआ है, उसने अपनी कमर पे ना एक मटका रखा हुआ है और ऐसे उसके मटके के गले में बाहें डाली हुई हैं। तो बुल्ले शाह क्या बोलते हैं कि नेक नसीब तेरे ओ कड़िया, चढ़िया जाना ढाक पराई। नेक नसीब तेरे ओ कड़िया, चढ़िया जाना ढाक पराई, चूड़े वाली बाह सजना दी, जाना गल विच पाई। तो आगे से घड़े की तरफ से बुल्ले शाह क्या लिखते हैं कि पहले वार्ड कईयां दी खादी, फिर घर घुमियारा आए, पानी नाल रल गारा होए, असी चक ते शीश कटाए, 8 पैर अग हिजर दी साड़ी, असी उत्थे रंग बटाए, गली गली विच होका दिता, फिर घर सज्जणा दे आए, रस्सी पा खूह विच लमके, असी गिण गिण गोते लाए, एने दुख चल चल के बुलिया, असी ढाक सज्जण दी आए। मतलब एक मटका अपनी व्याख्या कर रहा है कि आज जो चूड़े वाली बांह मेरे गले में पड़ी हुई है ना बुल्ले शाह, उसके लिए मैंने बहुत कुछ एग्जाम दिए हैं। पहला था कि नेक नसीब तेरे वो कड़िया, चढ़िया जाना ढाक पराई। बुल्ले शाह उसको बोलते हैं कि हे घड़े तू मिट्टी का है लेकिन तेरे नसीब बहुत बड़े हैं यार, हैं तू आज कमर पे बैठ के जा रहा है, पुराई कमर पे बैठ के जा रहा है, चढ़िया जाना ढाक पराई, चूड़े वाली बांह सजना दी, जाना गल विच पाई। जो महबूब है इतनी सुंदर है और उसने जो चूड़ा पहना हुआ है वो चूड़े वाली बांह तू अपने गले में डाल के घूम रहा है यार, तेरे नसीब बहुत अच्छे हैं। तो मटका आगे से बोलता है कि पहले बाढ़ कईयां दी खादी, जो कही होती है ना कही, पहले जब कुम्हार क्या करता है जमीन में वो कही मारता है, जिसको कुदाली बोलते हैं हम, वो मारता है पहले, वहां से उस टुकड़े को, जमीन के टुकड़े को काटता है, कहता है पहले बाढ़ कईयां दी खादी, पहले उस कही ने मुझे काटा, फिर घर कुम्हारा आए, फिर उसके बाद मैं कुम्हार के घर पे आया, फिर पानी नाल रल गारा होए, कहता उसने पानी के साथ मिलाया और मेरा एकदम कीचड़ बना दिया, पानी नाल रल गारा होए, असी चकते शीश कटाए, कहता फिर मैं चक्के पे हजारों बार घूमा, कितनी बार मेरा शीश कटा, जब भी कुम्हार बनाने जाता था कहीं ना कहीं टेढ़ा हो जाता था, वो तोड़ देता था, कितनी बार मैंने शीश कटवाया। जब ये चक्के वाला प्रोसेस तैयार हुआ, फिर 8 पैर जग अग हिजर दी साड़ी, कहता उसने मुझे 8 पहर यानी कि सुबह से लेके शाम तक मुझे पूरा दिन आग में रखा, मेरा दिल जलता रहा, 8 पैर अग हिजर दी साड़ी, असी उत्थे रंग बटाए, कहता वहां पे मेरा रंग चेंज हो गया, फिर गली गली विच होका दिता, कहता फिर मेरे कुम्हार ने क्या किया, एक लारी के ऊपर रख के गली गली में जाके आवाजें लगाई, किसी को मटका चाहिए, किसी को मटका चाहिए, गली गली विच होंका दिता, फिर घर सज्जणा दे आए, कहता फिर ये महबूब ने मुझे, ये सज्जन ने मुझे खरीद लिया हैं, रस्सी पा खूह विच लमके, कहता उसके बाद भी परीक्षा ली उन्होंने, गले में रस्सी बांधी और खूह में लटकाया, फिर गिण गिण गोते खाए, कहता पानी भरने के लिए, एक बार पानी भरने के लिए कितनी बार मुझे डुबकियां लगवाई उन्होंने हैं, रस्सी पा खूह विच उतरे, असी गिण गिण गोते लाए, इन्ने दुख चल चल के बोलिया अज ढाक सजन दी आए, कहता इतने दुख इतनी तकलीफें मैंने झेली हैं, इसीलिए आज ये चूड़े वाली बांह का मैं मजा ले रहा हूं। दोस्तों जिंदगी में ना आसानी से कुछ नहीं मिलता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिन संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों बॉडी और बिजनेस एक दिन में कभी भी ग्रो नहीं करते, पर उम्मीद उस मुर्दे की तरह कायम रहनी चाहिए जो मरने के बावजूद भी अपनी दोनों आंखें तब तक खुली रखता है जब तक 4 लोग उसकी अर्थी को कंधा देने ना आ जाए। उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणि ना मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगः। कहता उद्यम यानी कि पुरुषार्थ करने से ही इंसान को सफलता मिलती है। इस संसार में पैदाइशी कोई गरीब या अमीर सफल या असफल नहीं होता।
हर बुद्धू को बुद्ध बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये सही बात है। उसके लिए जैसे कि बताया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, सिर्फ इच्छा मात्र से ही आदमी को सफलता नहीं मिलती, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। सिंह यानी कि शेर जंगल का राजा है, लेकिन राजा होने के बावजूद भी जो मृग है वो उसके मुंह में आके नहीं गिर जाता, उसके लिए राजा को भी दौड़ लगानी पड़ती है। दोस्तों, वी ए लीडर, एक लीडर बनिए। लीडर का मतलब होता है लीड करना, फ्रंट में रह के लीड करना। लीडर का मतलब होता है जो अच्छे और बुरे हालात में दोनों ही टाइम में अपने आप को मैनेज करे, वही लीडर होता है। रात को यह कहा गया कि श्री राम जी, सुबह आपको राजगद्दी पे बिठाया जाएगा, आपका राज्याभिषेक होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही सुबह हुई, आगे धोती कर दी, खड़ाव दे दी, बोले जंगल निकल लो, फैसला चेंज, मैनेजमेंट का फैसला आ गया है। बोलते कोई बात नहीं। अगर जंगल भेजने का प्रस्ताव मिला तो भी परवाह नहीं की, तो दुख नहीं मनाया, और जब बोला गया कि सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होगा तो उसकी कोई खुशी नहीं मनाई। यानी जो हो रहा चाहे हो रहा है, और अच्छे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, मतलब जब खुशी है, जब कहते ना खुशी है तो उसकी ज्यादा खुशी नहीं मनाई, दुख है तो उसका दुख नहीं मनाया। मतलब जो खुशी और दुख के माहौल में समतल रहे, हर टाइम अपने आप को मैनेज कर ले, वही लीडर होता है। दोस्तों, लीडर वो होता है जो व्यवस्थित होता है, जो व्यवस्था करता जानता है। जो अस्त व्यस्त होता है वो लीडर नहीं होता है। लीडर वो होता है जिसका दिमाग और जिसका दिल दोनों एकत्रित हो, वही लीडर होता है। और जिस दिन ये बिखरते हैं ना दोस्त, फिर वो लीडर नहीं रहता, वो लीडर हो ही नहीं सकता। लीडर का काम ही है अपने आप को, अपनी पूरी इंद्रियों को एकत्रित करना, एकजुट करना, व्यवस्था करना, व्यवस्थित होना, अस्त व्यस्त नहीं होना। ठीक है ना? जी सर। तो ये है कि लीडर की पहचान। खुद को एक लीडर बनाइए, एंथुसियाज्म के साथ काम करिए, पूरे जोश के साथ। इस तरह काम करिए कि जैसे आज मैं प्लान करने नहीं जा रहा लोगों को, ये सोचो कि आज मेरी बारात निकलने वाली है। मैं आज सोचिए जिस दिन आपकी बारात निकलने वाली होगी, कितने खुश होंगे आप। उस चीज को महसूस करिए। जज्बा खाक की तरह, खाक से सीखना पड़ता। कहते फरीदा खाक ना निंदिए, खाक जेवड़ना कोए, ज्योंदियां पैरां थल्ले ते मुंहां उत्ते होए। फरीद साहब ने कहा कि मिट्टी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। फरीदा खाक ना निंदिए, खाक जेवड़ना कोई। कहता इसके बिना, इसके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि ये वही खाक है जहां से हमारा अनाज पैदा होता है। ये वो खाक है जहां से सोना उगती है, ये हीरे पैदा करती है ये खाक। कहता जब हम जीते हैं तो हमारे पैरों के नीचे होती है, जब हम मर जाते हैं तो हमारे ऊपर होती है। ठीक है ना? तो मैं कहता हूं जज्बा खाक जैसा होना चाहिए, कि जज्बा खाक नहीं होना चाहिए, पर जज्बा खाक जैसा होना चाहिए। क्योंकि जब धूल के ऊपर कदम पड़ता है तो दोस्त अपना बदला लेने के लिए सिर के ऊपर से गुजर जाती है। सही बात है। तो इंसान होने के नाते अपना जज्बा कभी मत खो। कहता हम किसी के भरोसे नहीं चलते, हम अपने दम पर आग लगाएंगे। एंथुसियाज्म की बात कर रहा हूं, हम किसी के भरोसे पर नहीं चलते, हम अपने दम पर आग लगाएंगे। तुम झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को ही उठा कर ले आएंगे। ठीक है दोस्त, अभी मैं एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी के बाद हम बाइंड अप करेंगे। कहानी ऐसे है कि एक बार ना एक गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते जा रहा था। उन्होंने एक टापू देखा, वहां बहुत हरियाली है, सारे उतर गए वहां पे। और गिद्धों को क्या चाहिए? खाना। सारे वहां पे उतर गए। तो देखा वहां बहुत सारी समुद्री जीव हैं, मछलियां भी हैं, मेंढक भी हैं, केकड़े भी हैं, बहुत कुछ है, हरियाली है, रहने के लिए जगह है, और डर कोई नहीं है। इन्होंने कहा यार ये हमारी लॉटरी लग गई है। ये क्या करते? मेंढक पकड़ते, केकड़े पकड़ते, मछलियां पकड़ते, वहीं पास पास में जो छोटी छोटी मछलियां रहती वो समुद्री जीवों का शिकार करते और खा के मस्त रहते, पड़े रहते, बहुत खुश थे। लेकिन उनमें से एक वृद्ध था, बूढ़ा गिद्ध। वो हमेशा मायूस रहता था, दुखी रहता था।
एक दिन वो अपने झुंड से कहता है कि यार हमें यहां से चले जाना चाहिए वापस उसी जंगल में। कहते क्यों? कहते यार हम यहां मजा नहीं आ रहा है। बोले क्यों? इतना अच्छा खाने को मिल रहा है, मेहनत करनी नहीं पड़ रही, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? आप ना बूढ़े हो गए हो, सठिया गए हो। उनके झुंड ने ना उस बूढ़े गिद्ध का मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। वो कहता है नहीं सुन लो मेरी बात, नहीं तो पछताओगे। कहता नहीं, तुमको जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। दोस्त वो उनको छोड़ के ना अकेला फैसला लेता और चला जाता है जंगल में। काफी समय बीत जाने के बाद, 2-3 साल बीत जाने के बाद उसके मन में ख्याल आया, कहता ना अपने को अपना खींचता है। तो वो अकेला गिद्ध वापिस आया तो वहां क्या देखता है, उसका मन दुखी हो जाता है, विचलित हो जाता है। वो अब उनसे मिलने आया था तो क्या देखता है कि बहुत सारे गिद्धों के कंकाल पड़े हुए, उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक कोने में एक घायल गिद्ध नजर आया तो उसके पास जाता है, उसको पूछता ये क्या हुआ? कहता हम अच्छा खा पी रहे थे, मस्त थे, एक दिन चीतों ने हमारे पर अटैक कर दिया। तो फिर? बोले फिर क्या, हम आराम से खा रहे थे, हम तो उड़ना भी भूल गए थे। हमारी जो पहचान थी तेजी से शिकार को पकड़ना, अपने पंजों में दबोच लेना और ऊंचाई में लेके उड़ जाना, वो रफ्तार हम भूल चुके थे क्योंकि हमें आराम से खाने की आदत लग गई थी। हम उड़ नहीं पाए और हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो चीतों के शिकार हो गए। उसने कहा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिस काम में आपका पुरुषार्थ नहीं लगता है, आपको बिना पुरुषार्थ के मिल रहा है, एक दिन याद रखना वो सारा झटके में चला जाएगा। इस कहानी से दोस्त मैं आपसे पूछता हूं कि क्या शिक्षा मिलती है? आप कोई बताएगा मुझे? बहुत बड़ा मैसेज है। क्या मैसेज? बहुत बड़ा मैसेज है। और भी परफॉर्मर बनते रहिए, परफॉर्मेंस कीजिए ऑन ग्राउंड। ये एक्सेप्ट का वर्ड नहीं है, आपको अपने काम में परफॉर्मर बनके रहना पड़ेगा। आपको तभी तक मिलेगा जब तक आप परफॉर्म करें। वेरी गुड, प्रमोद सर ने बहुत अच्छी बात बताई। गुरजीत मैं भी बोलना चाहूंगा। हाँ जी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन क्रिकेट है। वेरी गुड। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और सारी टीम को पता है, 11 खिलाड़ी रहते हैं उस टीम में। टॉप 11 में बने रहने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ता है और कैप्टन को एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ये समय है अपने आप को परफॉर्मेंस करने का और जिम्मेदारी लेने का। देखो रविंदर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। प्रमोद सर ने जो आंसर दिया वो भी बहुत बढ़िया है कि पुरुषार्थ के बिना अगर आपको मिलेगा तो आप अपना पुरुषार्थ करना भूल जाओगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी शिक्षा एक ये भी मिलती है कि उन्होंने अपना जो उनका बड़ा था उसकी बात नहीं मानी थी। जो वो उसको बात पते की जो वो बताना चाहता था उस बात को उन्होंने इग्नोर किया था। जो उनका गुरु था, जो मेंटर था, जो उनके उनमें से सबसे बड़ा था, जो उनकी अपलाइन थी, उन्होंने उसकी बात को नहीं माना था। इसलिए यहां पे एक बात निकल के आती है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेद। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। ये गुरुदेव हैं, 100% सच्चा है। गुरु सही बात है, तो 100% सच्चा है। कहते गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव को जय करने में ही फायदा है दोस्त। जो काम की बात बताता है, जो पते की बात बताता है, उसको प्रणाम करके ही फायदा है। अगर उसकी बात को आप काटोगे तो कटोगे। बहुत सारी शंकाएं मन में इंसान के रहती हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ना राम से मिलेगा, ना रहीम से मिलेगा, ना कृष्ण से मिलेगा, ना कलंदर से मिलेगा। ना राम से मिलेगा, ना रहीम से मिलेगा, ना कृष्ण से मिलेगा, ना कलंदर से मिलेगा। तेरे सवालों का जवाब तेरे अंदर से ही मिलेगा दोस्त। बुल्ले शाह ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि ना रब मिलदा मड़ी मसीते, ना रब मिलदा मक्के, बुल्ले शाह रब अंदरों मिलदा बाहरों मिलदे तके। दोस्तों जिस दिन
गुरु होता क्या है, पहले गुरु की पावर को समझिए आप। अपलाइन होती क्या है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक प्रकाश है, गुरु एक चिंगारी है। उस चिंगारी से हमारे अंदर जब वो चिंगारी लगाता है तो हमारे जो अंदर की खोट होते हैं वो उस आग, वो चिंगारी वो ज्वाला का रूप धारण करती है और वो उस आग से हमारे खोटों को जला के हमारा जो अंदर अंधेरा पड़ा हुआ है उसको रोशन कर देता है। ये होता है गुरु। ठीक है, हाँ। तो दो बातें जैसे बहुत अच्छी यहां पे सीखने को मिलती हैं इस कहानी से। पहली बात कि जो एक्सपीरियंस होल्डर कोई व्यक्ति कह रहा है उसके साथ आर्गुमेंट करने से बेटर है जो उसने कहा है उसकी बात को एक्सेप्ट किया जाए। दूसरी बात है कि जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। दोस्त, कामयाब होने के लिए हमको अपनी पूंछ में आग लगानी पड़ेगी। हनुमान जी के आज जगह जगह मंदिर हैं, कारण यह है कि पूंछ में आग लगाई थी। आज दुनिया उनकी पूजा करती है। आपको या हमें कुछ चाहिए तो हमें भी वो गर्मी अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो पूंछ में आग लगानी पड़ेगी, तभी हमारी रफ्तार बढ़ेगी, तभी हमारा प्लेन ऊपर की तरफ उड़ेगा। एक बार मैं आपको एक अंतिम कहानी बताता हूं, मुझे याद आ गया। एक बार क्या होता है, सारी पंचायतों के ना घोड़ों को बुलाया जाता है कि वे देखने किस पंचायत के घोड़े जो हैं वो तेज दौड़ते हैं। तो एक पंचायत में घोड़ा था ही नहीं, एक गधा था। तो वहां के सरपंच ने बोला यार इज्जत का सवाल है। तो उसने गधे को खिलाने पिलाने शुरू किया। तो गधा बोलता है मालिक क्या बात है, आजकल बहुत सेवा हो रही है। कहता कंपटीशन फाइट करना है। कहता किसके साथ? कहता घोड़ों के साथ। कहता शर्म नहीं आएगी? कहता शर्म तो घोड़ों को आनी चाहिए कि साला उनका आज मौका ऐसा आ गया कि गधे के साथ दौड़ना है। भाई शर्म उनको आनी चाहिए, तेरा तो लेवल बड़ा हो रहा है ना। कहता हाँ साहब ये तो ठीक है। कहता साहब मैं दौड़ पाऊंगा? कहता अपने अंदर से पूछ। कहता कोई तरकीब बताओ। कहता तू दौड़ने वाला बन, टांगे मजबूत कर, तरकीब मेरे पास बहुत अच्छी है। अगर मेरे पास तू गधा है ना दोस्त, टेंशन ना ले, तू वो गधा है, तू घोड़ों से भी ज्यादा तेज दौड़ेगा। दोस्त वो वक्त आ गया, सारे घोड़े लाइन में खड़े कर दिए गए, गधा भी खड़ा कर दिया गया। गधा अपने मार्ग की तरफ देख के ना लंबे लंबे सांस लेता है। कहता होगा क्या? कहता है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रही। कहता बस ये तेरा मजाक उड़ा रहे ना, ऐसी दौलती मार इनके मुंह पे कि पूरी जिंदगी ये जहां जाए मुंह दिखाने के लायक ना रहे। उनको हर कोई यही बोले चल दफा हो इधर से, साला घोड़ा होके गधे से हार गया। उसके लिए तुझे जौहर दिखाना पड़ेगा। इज्जत का सवाल है, जब तक इज्जत दांव पे नहीं लगती तब तक पुरुषार्थ आदमी कर ही नहीं पाता। अंदर जो है चिंगारी लगती नहीं है तब तक उसमें स्पीड नहीं आती। कहता मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे मंत्र बता कि मैं स्पीड कैसे लाऊं। कहता तू टेंशन क्यों लेता है वे, मैं बैठा हूं ना, तू दौड़ने के लिए तैयार। कहता तैयार है। दोस्त जैसे ही उन्होंने बोला एक बिस्ल बजने वाले के मालिक ने क्या किया, उसकी पूंछ उठाई और मिर्ची लगा दी। कहता क्या कर रहे हो? कहता स्पीड डाल रहा हूं, स्पीड। जिस तरह कार में आगे कार को ले जाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, आदमी को आगे बढ़ने के लिए भी ईंधन चाहिए। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, आग लगानी पड़ती है। कहता तुझे चार्ज कर रहा हूं। उसने मिर्ची डाली। दोस्त जैसे 3 बोला गया, गधा इतना दौड़ा, गधा आज भी दौड़े जा रहा है। घोड़े बेचारे वहीं के वहीं खड़े रह गए, गधे रिकॉर्ड तोड़ गए। अगर तरीके से दोस्त सही जगह पे हथौड़ी मारी जाए तो गधे भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ये कला आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मजबूत करनी पड़ेगी। हाँ। कहता हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जब धूप का किया तो ये महसूस हुआ कि वो जिंदगी ही क्या जो शां शां चली। दोस्तों आज का प्रोग्राम हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत जल्दी हम सीरीज 2 का सेशन 2 नंबर 2 लेके आने वाले हैं। बात पते की सीरीज में हर किसी इंसान को मौका दिया जाएगा और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि वो बात नहीं है कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, बल्कि मैं कहता हूं कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नाइस टू मीट यू, टेक केयर। खुश रहो, आबाद रहो, चाहे भोपाल में रहो चाहे अहमदाबाद में रहो। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय, ओके बाय, ओके।